What's up everyone? Welcome back to the channel. तो this is the time जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे. आज हमारा ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजिंग में लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं. देन विल मूव टुवर्ड्स स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फर्स्ट पार्ट आपका समाप्त. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेलीगेशन का मतलब, इंपॉर्टेंस. भाई डेलीगेशन था क्या? डेलीगेशन था कि एक सुपीरियर ओवरबर्डन फील करता है तो वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अपना काम दे देता है जो उसके लिए नॉन कोर होता है, जो उसको लगता है कि यार मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगने लगे कि यार ये जो पीपीटीज हैं मेरे लिए पढ़ाना एक कोर एक्टिविटी है, ये बनाना एक नॉन कोर है. मतलब ये तो मैं मार्क करके भी अगर किसी को दूं तो वो भी मेरे लिए बना सकते हैं, तो मैं उनको ये काम दे सकता हूं. दिस इज डेलीगेशन. अब इससे क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है ये जब भी आप ओवरबर्डन होते हो, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट. जब आप अपने एम्प्लॉइज को अपना काम देते हो, जब आप फर्दर काम डेलीगेट करते हो, तो आपके पास टाइम हो जाता है और चीजें देखने का और चीजों को मैनेज करने का. आप पूरा मैनेजमेंट भी देख सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो भी देख सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हो. तो बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज द मैनेजर्स आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स. नंबर 2, एम्प्लॉय डेवलपमेंट. भाई जिसको देंगे ये काम उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ नया करने की, तो उसका भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. तो एक एम्प्लॉय के लिए इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती कि उसको काम करने को मिल रहा है और वो काम जो उसका सुपीरियर कर रहा था, तो हो सकता है वो भी एक टाइम पे सुपीरियर की प्लेस पे पहुंच जाए. तो एम्प्लॉय का ओवरऑल बूस्ट होता है मोरल, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. As a result of delegation, employees get more opportunities to utilize their talents and this may give rise to latent abilities in them. मोटिवेशन आपको पता ही है, जब सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को एक काम देता है, वो सिर्फ काम नहीं है, वो उसके ऊपर भरोसा भी दिखाता है. तो एम्प्लॉय काफी मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ यार बॉस को मेरे ऊपर भरोसा है. फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. डेलीगेशन से क्या होता है? एक्सपेंशन होता है. अब पहले मैं अकेला अगर ये काम कर रहा था, अब 2 लोग होंगे, 2 करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा पीपीटीज बन पाएगी, मैं ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा समय मेरा सिर्फ पीपीटीज बनाने में जा रहा था. अब जब पीपीटीज मैं किसी और को दे दूंगा तो मैं पूरा फ्री होके पढ़ा सकता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो कर सकता हूँ, तो मेरे पास समय होगा और ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगी मुझे ऑर्गेनाइजेशन में. बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. एक मैनेजमेंट के अंदर ये पूरा सिस्टम प्रॉपर बना देता है. डेलीगेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिल्डअप कर देता है कि एक सुपीरियर काम डेलीगेट कर रहा है तो ऑब्वियसली अपने सबऑर्डिनेट को करेगा, और उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है यही मैनेजमेंट की एक नींव है, यही मैनेजमेंट का एक रूट है. इसी के हिसाब से मैनेजमेंट आगे बढ़ता है. तो क्या लिखा है? डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स व्हिच आर द बेसिस of hierarchy of management. It is the degree and flow of authority which determine who has to report to whom. Better coordination. जब delegation होगा तो 3 एलिमेंट जन्म लेंगे: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी, पावर आगे दी जाएगी तो सामने वाले के ऊपर जिम्मेदारी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा और ग्रोथ देखने को मिलेगी. द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हेल्प to define the powers, duties and answerability related to various positions in an organization. अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये टॉपिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ. कहाँ पढ़ा है हमने ये? चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स में. फियोल के प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. फियोल ने क्या बताया था वहां पे हमें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो सकता, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकता. सर मतलब ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग जब एक ही जगह से हो. जब भी डिसीजन मेकिंग एक ही जगह से हो रही होगी उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन, और जब डिसीजन मेकिंग अलग अलग लेवल से हो रही होती है तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो आपको क्लियर हो गया. सवाल ये उठता है कि सर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, इनमें कोई फर्क है क्या? बहुत फर्क है बेटा जी. क्या फर्क है? डेलीगेशन 2 ही लोगों के बीच में होगा, सुपीरियर और उसका सबऑर्डिनेट, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है
उसके अंदर पूरा ऑर्गेनाइजेशन को पावर्स मिल जाती हैं। यानी टॉप लेवल पावर्स आगे फर्दर डिवाइड कर देगा मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी, कि अपने अपने डिसीजंस खुद लो, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, सभी को पावर्स मिल रही हैं, समझे? तो क्या लिखा है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यूअर हैंड्स. Decentralization is systematic effort to delegate the authority to the lowest levels. All authority except that which can be exercised at central points. यानी सभी डिसीजन मेकिंग पावर्स आगे फर्दर दे दी जाती हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ के जो सिर्फ टॉप लेवल अपने पास रखना चाहता है। ये डेलीगेशन की एक और डेफिनेशन है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स, हमेशा एक साथ चलेंगी। As an organization uses both the policies, an organization is centralized when decision making is retained by higher management, whereas it is decentralized when such authority is delegated. समझे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे डिसेंट्रलाइजेशन के? यही सब। एक्सटेंडेड फॉर्म है डेलीगेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डेलीगेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म एक नंबर में आ सकता है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स एट मिडल और लोअर लेवल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है मिडल और लोअर लेवल के रोल को। रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल, टॉप लेवल का वर्कलोड कम होगा ही होगा। एक प्रोसेस है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे चलता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? अब जो इंपॉर्टेंस है ये डेलीगेशन से बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल मिलती जुलती हैं, आप बिल्कुल सेम इंपॉर्टेंस लिख के आ सकते हो जैसी डेलीगेशन की थी। नंबर 1, इट डेवलप्स इनिशिएटिव। सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव पैदा होता है, आगे बढ़ के काम करने का जज्बा पैदा होता है, सजेशंस देने का मन करता है उनका, क्योंकि उनको पावर मिलती है। क्या लिखा है? Decentralization helps to promote self-reliance and confidence among the subordinates. This is because when lower level management is given freedom, they depend on their own judgment. It develops talent for the future. Obviously, जब लोगों को काम मिलेगा, वो काम करेंगे जो पहले उनका बॉस कर रहा था, तो फ्यूचर के लिए बहुत सारे नए बॉस तैयार हो रहे हैं, टैलेंट्स तैयार हो रहे हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन में सब लोग अपनी अपनी डिसीजंस खुद लेते हैं, तो काफी स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। टॉप लेवल काफी रिलीफ फील करता है, क्यों? क्योंकि जो भी उनका बर्डन था वो फर्दर अब डिवाइड हो चुका है, तो टॉप लेवल के पास बहुत ज्यादा काम नहीं है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली ये ग्रोथ डेलीगेशन में भी थी, डिसेंट्रलाइजेशन में भी है। बेटर कंट्रोल, बिल्कुल प्रॉपर कंट्रोल होगा, क्योंकि हर इंसान अपना काम कर रहा होगा, सबको अपने टारगेट्स पता होंगे, सबके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होगी, और ये पता रहेगा कि कौन किसको अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, तो इजी कंट्रोल है और ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का। जब टॉप लेवल के पास पावर्स होती है सेंट्रलाइजेशन, जब डिवाइड हो जाती है तो डिसेंट्रलाइजेशन। मैक्सिमम अथॉरिटी टॉप लेवल रखता है तो सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी बांट दी जाती है तो डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज सुटेबल टू स्मॉल साइज, सेंट्रलाइजेशन स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में चलता है और डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। ऐसे ही डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी। लो जी, ये स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार रीडिंग लगाएंगे आप लोग, और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगली वीडियो में कवर करेंगे। पूरा चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा सर? मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ी, प्रोसेस IDAE, स्ट्रक्चर हमने पढ़े, फंक्शनल डिविजनल, है ना, फंक्शंस के बेसिस पे तो फंक्शनल, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे तो डिविजनल, इनके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़े। ऑर्गेनाइजेशंस दो तरीके के पढ़े, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट, इसके एलिमेंट्स, इसके इंपॉर्टेंस, एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस, सब हमने कवर करा। और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग शुरू कर रहे होंगे स्टाफिंग। इसी वीक में हम लोग स्टाफिंग भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फर्स्ट पार्ट समाप्त। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपका चैप्टर पूरा हो गया होगा। होमवर्क में पूरा चैप्टर लर्न करना है, क्योंकि इस वीक के लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग का टेस्ट रहने वाला है, तो अच्छे से याद कर लो, प्रिपेयर कर लो, और ऑर्गेनाइजिंग लास्ट में टेस्ट देना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।